10 पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम। कई लोगों के मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग आपके पैसे चुराने के लिए बदनाम है। इसकी वजह यह है कि ट्रेडर्स P&L ध्यान देने के बजाय दूसरे ट्रेडर्स को हराने में खेल का मजा लेना शुरू कर देते हैं। सफल ट्रेडर्स और अन्य ट्रेडर्स के बीच डिफरेंस का स्किल्स से बहुत कम लेना देना है। इसका संबंध लगन या परसिवरेंस से है। एवरेज ट्रेडर्स जल्द ही छोड़ देते हैं, अच्छे ट्रेडर्स चलते रहते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। बस इसमें इतनी सी बात है, हम इंसान हैं और गलतियां करना नेचुरल है। जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो हम में से ज्यादातर इमोशंस में आकर काम करते हैं या रातों रात लाखों कमाने का एम रखते हैं। दोनों में ही ज्यादातर बिगिनर्स पूरे जोश के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को मार्केट में गंवा देते हैं। शुरुआत में गलतियां करना ठीक है, क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना ट्रेड में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इससे पहले कि हम इंट्राडे सिस्टम सीखें, आइए ट्रेडर्स जो 4 कॉमन गलतियां करते हैं उनको स्टडी करें। 1. न्यूज़ पर आधारित ट्रेडिंग। कोविड-19 महामारी के दौरान बिना फेस मास्क के बाहर जाना खतरनाक है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? न्यूज़ के आधार पर ट्रेड करना। मान लीजिए कि एक आदमी एक रेपुटेटेड कंपनी में एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर है। उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान कर रही है और आखिरकार चालू तिमाही में अच्छा मुनाफा कमाएगी। कंपनी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस के कारण उसे सीधे शेयर खरीदने की इजाजत नहीं है। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? आप एक ईमानदार आदमी हो सकते हैं और इस नॉलेज का कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं, लेकिन कितने लोग इसी रास्ते पर चलेंगे? ज्यादातर लोग सीक्रेटली अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इसलिए न्यूज़ में खबर आने से पहले वे अच्छी क्वांटिटी में शेयर जमा कर लेते हैं। एक्यूमुलेशन के बाद अपनी होल्डिंग बेचने का सबसे अच्छा समय क्या है? ये न्यूज़ के तुरंत बाद है, क्योंकि जनता अधिक खरीदना शुरू कर देती है। इससे उन्हें प्राइस में ज्यादा गिरावट के बिना अपनी होल्डिंग बेचने में मदद मिलती है। जब आप जनता में से एक होते हैं और न्यूज़ आने के बाद खरीद रहे होते हैं, तो आप लेट बायर्स में से एक होने का नुकसान उठाते हैं और उन पॉइंट्स पर कीमतें गिरना शुरू हो सकती हैं। इसलिए कभी भी न्यूज़ के आधार पर अपने इंट्राडे ट्रेड का प्लान न बनाएं। 2. तैयारी की कमी। हम सभी सोचते हैं कि एक अच्छे कॉलेज में विशेष डिग्री प्राप्त करना एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मिनिमम आवश्यकता है, लेकिन जब ट्रेडिंग की बात आती है तो बहुत से लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग वर्कशॉप में भाग लेने या यूट्यूब वीडियो देखने के बाद ही पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने के लिए एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में लगातार कोशिश करने की जरूरत है। प्रत्येक ट्रेडिंग को डिसिप्लिन के साथ करने की आवश्यकता है और ये आपके रैंडम इम्पल्सिव थॉट्स का परिणाम नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी द्वारा डे ट्रेडिंग में ट्रेड शुरू करने से पहले एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया और मनी मैनेजमेंट रूल्स से युक्त एक क्लियर ट्रेड प्लान कंपल्सरी होना चाहिए। 3. स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग। अपने ट्रेडिंग करियर में मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिसने अपना पूरा कैपिटल 50 या 100 छोटे नुकसान के माध्यम से उड़ा दिया, लेकिन जिन ट्रेडर्स ने अपनी पूरी कैपिटल गंवाया उन्होंने इसे 3-4 बड़े झटकों में किया। किसी भी ट्रेड के केवल 5 आउटकम हो सकते हैं: एक ब्रेक इवन, एक छोटा फायदा, एक छोटा नुकसान, एक बड़ा फायदा, एक बड़ा नुकसान। खेल में बने रहने के लिए अपने ट्रेड में एक बड़ा नुकसान से बचना हमेशा जरूरी है। अपने सभी ट्रेडों में स्टॉप लॉस रखने से इस एम को पाने में मदद मिलती है। मैंने ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस से रिलेटेड 2 और गलतियां देखी हैं। 1. स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ये सोचकर कि बड़े खिलाड़ी हंट करेंगे, और 2. स्टॉप लॉस या एग्जिट क्लोजिंग बेस के आधार पर रखना। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ये दोनों तकनीक उचित है, लेकिन सीरियस खतरे भी हैं। मान लें कि आपके दिमाग में स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आपके सिस्टम, इंटरनेट या ब्रोकर के साथ कोई इश्यू है तो क्या होगा? यही लॉजिक क्लोजिंग बेसिक स्टॉप लॉस के साथ भी जाता है। ये दोनों तकनीकें भारी नुकसान के लिए एक ओपन इनविटेशन देती हैं। इस इश्यू से बचने के लिए एक सिंपल टिप ये है कि ट्रेड करने से पहले अपने स्टॉप लॉस लेवल्स के बारे में अवेयर होना चाहिए। जब एक बार आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो तुरंत स्टॉप लॉस ऑर्डर दें। 4. फियर ऑफ मिसिंग आउट।
FOMO, एक ट्रेडिंग डे। आप चार्ट देख रहे हैं, आपका मन आपको ट्रेड करने की सलाह देता है, लेकिन आप किसी वजह से इसे इग्नोर कर देते हैं। आपके दोस्त ने वही ट्रेड किया और उसमें से अच्छा प्रॉफिट कमाया। ये सुनते ही आपके दिल में बेचैनी होने लगती है और इस तरह के एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस का रिजल्ट FOMO होता है। आप किसी और दिन इसी तरह के चार्ट सेटअप को देखते हैं, लेकिन इस मामले में आप 100% श्योर नहीं हैं। हालांकि आपका दिमाग पिछले अनुभव के बारे में सोचता है और आपको ट्रेड करने के लिए पुश करता है, लेकिन प्राइस अपोजिट दिशा में जाती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट करती है। कभी कभी ट्रेडर्स की थॉट प्रोसेस के कारण भी फोमो होता है। बहुत से लोग हर ट्रेड और हर ट्रेडिंग पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इस तरह की सोच के साथ हर छोटी चाल एक बड़े मूव की शुरुआत जैसी लगती है और वे बहुत सारे अननेसेसरी ट्रेड करते हैं। फोमो से बचने का एक आसान तरीका 100% डिफाइंड एंट्री रूल्स के साथ एक ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करना है। जब एंट्री रूल पूरी तरह से डिफाइंड हो जाते हैं तो रैंडम ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फाइनलाइज कैसे करें? अगर आप YouTube पर इंट्राडे स्ट्रेटजी खोजते हैं तो आपको अलग अलग डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को एक्सप्लेन करने वाले हजारों यदि लाखों नहीं वीडियो मिलेंगे, लेकिन इनमें से अधिकतर स्ट्रेटजीज का बैक टेस्ट नहीं किया गया है या उन्हें केवल एक छोटी ड्यूरेशन के लिए बैक टेस्ट किया गया होगा। अगर आप लंबे समय में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पिक करनी होगी जो लंबी ड्यूरेशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए। मेरा सुझाव है कि 10 वर्षों के हिस्टोरिकल डेटा न्यूनतम 5 वर्ष में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करें। यदि सिस्टम 10 वर्षों के हिस्टोरिकल डेटा के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है तो फ्यूचर में इसके प्रॉफिट देने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जब आप किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को एनालाइज कर रहे हों तो एनालाइज करने के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर नीचे दिए गए हैं। 1. एक्यूरेसी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नए हैं तो प्लीज इस पॉइंट पर ध्यान दें। 90% ट्रेडिंग एक्यूरेसी जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की अनसर्टेन दुनिया में अन्य फैक्टर्स से समझौता किए बिना 90% एक्यूरेसी इम्पॉसिबल है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ कि निफ्टी को 16,000 पर खरीदें, टारगेट 16,100 रखें और स्टॉप लॉस 12,000। केवल इसी तरह की कॉल 90% से अधिक एक्यूरेसी पैदा कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप ऐसे कॉल से पैसा कमा सकते हैं? फैक्ट 1. एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम में बिना अन्य फैक्टर्स से समझौते के केवल लगभग 40 से 60% एक्यूरेसी होगी। 2. प्रॉफिट फैक्टर PF। ये रिस्क रिवॉर्ड के समान है। ये इस फॉर्मूले को यूज करके निकाला जाता है। प्रॉफिट फैक्टर बराबर है टोटल प्रॉफिट बाय विनिंग ट्रेड्स या टोटल लॉस बाय लूजिंग ट्रेड्स। ज्यादातर मामलों में PF एक्यूरेसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। जब भी हम हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेडिंग सिस्टम की तलाश करते हैं तो PF अपने आप कम हो जाता है। इसके उलट कई कम एक्यूरेसी वाले ट्रेडिंग सिस्टम में हाई PF हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वे सभी कम एक्यूरेसी वाले सिस्टम में हाई PF होगा। फैक्ट 2. 1.2 प्रॉफिट फैक्टर वाला ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है अगर ये दूसरे फैक्टर्स के साथ अच्छा स्कोर करता है। 3. मैक्सिमम ड्रॉ डाउन। मान लें कि एक ट्रेडर के पास एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है, 60% का सक्सेस रेशियो, 1.5 प्रॉफिट फैक्टर। इसका मतलब है कि 100 ट्रेडों में से 60 ट्रेड विनर्स हैं और 40 ट्रेड लूजर्स हैं। इसके साथ साथ अगर हम हर ट्रेड में 10K का जोखिम उठाते हैं तो विनिंग ट्रेड्स ने 15K 1 से 1.5 का RR का प्रॉफिट कमाया। तो कागज पर सब अच्छा लगता है ना? एक ट्रेडर इस सिस्टम का यूज करना शुरू करता है और इसके लिए 10 लाख की पूंजी लगाता है। कुछ ट्रेडों के बाद उसकी पूंजी घटकर 7 लाख, जो कि 30% इरोजन हो जाती है। आपको लगता है कि ट्रेड करने में वही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए वो उसी इमोशनली स्टेबिलिटी को बनाए रख पाएगा? जवाब एक बड़ा नहीं है। इस केस में अगर मैक्सिमम गिरावट केवल 10% थी, मतलब कैपिटल इरोजन केवल 9 लाख तक, तो वही ट्रेडर ट्रेड करने के लिए उसी ट्रेडिंग सिस्टम को यूज करने की बेहतर दिमागी हालत में होगा। इसलिए मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी साइकोलॉजिकली एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है एक ट्रेडिंग सिस्टम पिक करने में। फैक्ट 3.
किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में मैक्सिमम नुकसान 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं केवल उन तकनीकों को चुनने का सुझाव देता हूँ जिनमें 10% से कम मैक्सिमम गिरावट है। 4. मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लूजर्स। हम सभी की लाइफ में सफल होने, असफल होने और यहाँ तक कि क्विट करने की हिस्ट्री है, लेकिन हम फेलियर का कैसे सामना करते हैं यही हमें एक मजबूत इंसान बनाने में रोल प्ले करता है। जब भी हम लाइफ में फेलियर, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, का सामना करते हैं, हमें बुरा लगता है। इसकी वजह है हमारी खास अपब्रिंगिंग, और यही लॉजिक ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। हम सभी को बुरा लगता है भले ही हम एक ट्रेड में केवल 1000 रुपए खो देते हैं, क्योंकि ये केवल पैसे के बारे में नहीं है। फेलियर को एक्सेप्ट करना इमोशनली मुश्किल है। इसलिए अगर किसी ट्रेडिंग सिस्टम में लगातार कई ट्रेड लॉस करते हैं तो हम फ्यूचर ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली टूटने के कारण और हार का सामना करने से डरते हैं। फैक्ट 4. एक अच्छी ट्रेडिंग सिस्टम में लगातार 12 से कम लूजिंग ट्रेड होंगे। ये कागज पर एक महत्वपूर्ण नंबर लग सकता है, लेकिन ये मत भूलें कि स्टैटिस्टिकली 50% एक्यूरेसी सिस्टम में भी लगातार 10 लूजर्स की पॉसिबिलिटी है। शुरू में मेरे थॉट्स ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर हमारा दिमाग सही कद्र नहीं करता है अगर उसे बिना कोई कोशिश करे कुछ कीमती मिल जाए। लेकिन साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को असेस करते समय बताए गए पैरामीटर्स को समझना मुश्किल है, इसलिए मैंने एक बैलेंस्ड अप्रोच चुना है। 5 डे ट्रेडिंग सिस्टम के लिए कंप्लीट बैक टेस्ट रिजल्ट्स के साथ मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री, एसएल और एग्जिट रूल्स शेयर किए हैं। मैंने रिमेनिंग 5 दिन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को रॉ ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स के रूप में समझाया है, और ये लिसनर्स पर डिपेंड करता है कि वे उसी का बैक टेस्ट करें और उनके लिए ट्रेडिंग रूल्स डेवलप करें। ये सभी सिस्टम 10 सालों की हिस्टोरिकल बैक निफ्टी डेटा के अगेंस्ट बैक टेस्टेड हैं। मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के डेटा और कोडिंग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है। हालांकि डेटा एरर या कोडिंग में गलती की पॉसिबिलिटी है जो रिजल्ट को थोड़ा बदल सकता है। इसके अलावा मैंने ये अज्यूम किया है कि अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ने पिछले 10 सालों के हिस्टोरिकल डेटा के साथ मुनाफा दिखाया है तो फ्यूचर में कमाई देने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं लिसनर्स को सलाह देता हूँ कि किसी भी सिस्टम को लागू करने से पहले अपने लेवल पर सब कुछ वेरीफाई करें। सिस्टम 1, मूविंग एवरेज और प्राइस क्रॉस ओवर। मूविंग एवरेज यानी एमए ट्रेडिंग कम्युनिटी में सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर इंडिकेटर है। इसका यूज कई ट्रेडिंग आइडियाज को जनरेट करने के लिए अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। एमए को ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम में हमारा एम कॉन्ट्रा बिग मूव्स को पकड़ना है और अक्सर इंट्राडे लेवल में होती हैं। इमेज 5.1 EMA प्राइस क्रॉस ओवर लॉन्ग ट्रेड। ये इमेज एक लॉन्ग ट्रेड के लिए EMA और प्राइस क्रॉस ओवर दिखाती है। प्राइस को EMA के नीचे से पार करना चाहिए। एंट्री जब प्राइस क्रॉस ओवर कैंडल के हाई लेवल को तोड़ती है। स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से 0.5%। एग्जिट या तो प्राइस को स्टॉप लॉस या EOD एग्जिट हिट करना चाहिए। इमेज 5.2 EMA और प्राइस क्रॉस ओवर शॉर्ट ट्रेड। ये एक शॉर्ट ट्रेड के लिए EMA और प्राइस क्रॉस ओवर के लिए एक उदाहरण दिखाता है। प्राइस को EMA के ऊपर से पार करना चाहिए। एंट्री जब प्राइस क्रॉस ओवर कैंडल के नीचे स्तर को तोड़ती है। स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से 0.5%। एग्जिट या तो प्राइस को स्टॉप लॉस या EOD एग्जिट हिट करना चाहिए। बैक टेस्टिंग सेटिंग्स। इनिशियल कैपिटल 3,50,000 रुपए। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट। ट्रेडिंग विंडो 2010 से 2021। पोजीशन साइजिंग फिक्स्ड टू लॉट, नो इंक्रीमेंट विद कैपिटल। ट्रांजैक्शन या स्लिपेज कॉस्ट 0.002%। EOD एग्जिट दोपहर 3:15 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। रिजल्ट ये रिजल्ट टेबल 3 अलग अलग EMA 63, 82 और 100 से बैंक टेस्टिंग का है। रिजल्ट टेबल सिस्टम 2 EMA क्रॉसओवर,
प्राइस और EMA क्रॉसओवर यूज करने की बजाय हम ट्रेड प्लान करने के लिए 2 EMA क्रॉसओवर का भी यूज कर सकते हैं। यह सिस्टम ट्रेडों को चुनने के लिए 2 EMA का यूज करती है। इमेज 5.3 शॉर्ट EMA क्रॉसओवर ऑफ लॉन्ग EMA फॉर लॉन्ग ट्रेड। दिखाई जा रही इमेज लॉन्ग ट्रेड के लिए शॉर्ट ट्रेड EMA और लॉन्ग EMA क्रॉसओवर का एक उदाहरण दिखाती है। शॉर्ट EMA को लॉन्ग EMA के नीचे से पार करना चाहिए। एंट्री जब प्राइस क्रॉसओवर कैंडल का हाई ब्रेक कर दे। स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से 0.5%। एग्जिट प्राइस स्टॉप लॉस या EOD एग्जिट हिट करना चाहिए। इमेज 5.4 लॉन्ग EMA क्रॉसओवर ऑफ शॉर्ट EMA फॉर शॉर्ट ट्रेड। ये शॉर्ट ट्रेड के लिए लॉन्ग EMA और शॉर्ट EMA क्रॉसओवर का एक एग्जांपल दिखाता है। लॉन्ग EMA को डाउन साइड से शॉर्ट EMA को पार करना चाहिए। एंट्री जब प्राइस क्रॉसओवर कैंडल के निचले स्तर को तोड़ती है। स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस को 0.5%। एग्जिट या तो प्राइस स्टॉप लॉस या EOD एग्जिट को हिट करनी चाहिए। बैक टेस्टिंग सेटिंग इनिशियल कॉस्ट 3.5 लाख रुपए। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट। ट्रेडिंग विंडो 2010 से 2021। पोजीशन साइजनिंग फिक्स्ड टू लॉट। कैपिटल के साथ कोई इंक्रीज नहीं। ट्रांजैक्शन या स्लीपेज कॉस्ट 0.002%। EOD एग्जिट दोपहर 3:15 बजे IST। रिजल्ट जब हम छोटे और लंबे EMA के 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ बैक टेस्टिंग चलाते हैं तो उसकी रिजल्ट टेबल यहाँ दी गई है। चार्ट सिस्टम 3 इनिशिएटिव बाइंग गैप अपस। क्या आप जानते हैं कि बाजार खुलने पर ये गैप क्यों आए? पिछले मार्केट क्लोज और करंट मार्केट ओपन के बीच कुछ जरूरी जानकारी या तो पॉजिटिव या निगेटिव सामने आई है। अगर पिछले ट्रेडिंग डे मार्केट आवर्स के दौरान जानकारी मिलती तो खिलाड़ी पहले ही एक फेवरेबल कंडीशन ले लेते, लेकिन इसे मार्केट क्लोज होने के बाद जारी किया गया था और इसलिए एक महत्वपूर्ण गैप ओपन हुआ। यदि इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट गैप अप ओपन होता है और अगर इंफॉर्मेशन निगेटिव है तो इसका रिजल्ट गैप डाउन ओपन होता है। लेकिन नॉर्मल मार्केट कंडीशंस के दौरान प्राइस कोई गैप ओपन नहीं दिखाएगा और बैलेंस्ड ओपन पिछले दिन की रेंज के मिडिल के करीब ओपन शो करता है और ये पिछले दिन की प्राइस रेंज लेवल के भीतर ऊपर और नीचे चलता है। इमेज 5.5 बैंक निफ्टी में बैलेंस्ड ओपन सिनेरियो। ये बैंक निफ्टी में एक बैलेंस्ड ओपन सिनेरियो का एक उदाहरण दिखाता है। 16 जून को ये पिछले दिन की रेंज के मिडिल में खुला। ये दर्शाता है कि कोई फंडामेंटल चेंज रातों रात नहीं हुआ। इसके अलावा ये पिछले दिन के हाई लेवल को तोड़ने में फेल रहा और एक पिन बार पैटर्न शो किया। ये इंडिकेट करता है कि पिछले डे रेंज के अंदर साइडवेज मूव की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 5.6 PDH में इम्बैलेंस्ड ओपन। 25 जून को प्राइस पिछले दिन के हाई गैप अप ओपन के ऊपर खुली और ये ओपन से 15 मिनट के बाद भी PDH से ऊपर बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि कुछ लोगों के पास सब्सटेंशियल जानकारी है जो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव है और उनकी पार्टिसिपेशन की वजह से PDH के ऊपर इम्बैलेंस्ड ओपन हुआ। लेकिन जब भी प्राइस हायर लेवल पर खुलती है तो कुछ सेलिंग होगी प्रॉफिट बुकिंग के कारण, लेकिन इस मामले में 15 मिनट के बाद भी प्राइस PDH से ऊपर रही। ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रॉन्ग बायर सभी सेलिंग या कम से कम इसमें से अधिकतर को एब्जॉर्व कर रहे हैं और इसलिए बचे दिन के लिए अपवर्ड्स प्राइस ट्रेडिंग की हायर प्रोबेबिलिटी है। इमेज 5.7 इम्बैलेंस्ड ओपन रिजल्ट। इम्बैलेंस्ड ओपन रिजल्ट क्लियर है क्योंकि प्राइस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ी और ये दिन के हाई लेवल के पास भी बंद हुई। मान लीजिए कि एक ट्रेडर इम्बैलेंस्ड ओपन और PDH से ऊपर प्राइस एक्सेप्टेंस देखकर ट्रेड करता है। इस मामले में एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ज्यादातर समय अच्छा मुनाफा कमाता है। कैंडल के हाई से ऊपर एंट्री, कैंडल के निचले हिस्से के नीचे एक स्टॉप लॉस रखते हुए। इसलिए इस सिस्टम का एम PDH से ऊपर केवल लंबे ट्रेडों को कैप्चर करना है जिसमें तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने की हाई प्रोबेबिलिटी है। इमेज 5.8 इनिशिएटिव बाइंग के लिए बुलिश कंफर्मेशन पैटर्न।
इमेज 5.8 इनिशिएटिव खरीद के लिए बुलिश कंफर्मेशन पैटर्न दिखाता है। ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी प्लस हैमर पैटर्न जैसा कि चैप्टर 4 में चर्चा की गई है, या ओपन लो जब ओपन कैंडल लो के बराबर है के माध्यम से आ सकता है, जो एक प्राइस एक्सेप्टेंस पैटर्न है, या ओपन टेस्ट ड्राइव अप के माध्यम से खुलता है, नीचे जाता है, लोअर प्राइस टेस्ट फेल करता है और फिर कीमतें बढ़ जाती हैं, जो एक प्राइस रिजेक्शन पैटर्न है। इस मामले में PDH से नीचे रिजेक्शन ऑफ सेलिंग। ट्रेडर्स इन पैटर्न्स को 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। ज़रा ध्यान दें कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती है, लेकिन फेल होने की हाई प्रोबेबिलिटी भी होती है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है, लेकिन कभी कभी आपकी एंट्री लेट होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि कुछ सालों के लिए इस सिस्टम का बैक टेस्ट करें और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से टाइम फ्रेम चुनें।